नाउ वी विल सी सम एडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब हम जो है विमुद्रीकरण के लाभों को देखेंगे। तो पहला लाभ ये हुआ कि टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ। हमने इसके कुछ लाभ तो कल देख लिए थे उद्देश्य के रूप में, अब हम एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। तो पहला जो है वो क्या हुआ, कर जो है, कर से जो आय होती है गवर्नमेंट को, उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मैंने आपको बताया था जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसमें जो थी, जो करेंसी ऑलरेडी जो प्रचलन में थी, जो चल रही थी, वो करेंसी को रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया और न्यू करेंसी जो है लाई गई। तो इस ऐसे केस में जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा था, घरों में था, या जो है उनके पास जो है अच्छी इनकम थी, तो उन लोगों ने ये सोचा कि ये पैसे जल्द से जल्द क्या हो जाए, यूज़ में आ जाए तो अच्छा है। अदरवाइज़ अगर ये पैसे बैंक में जमा नहीं हो पाएंगे तो उनके पैसों डूब जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कभी टैक्स नहीं भी भरते थे, तो ऐसे लोगों ने भी क्या करा, उन पैसों को टैक्स में लगा दिया, जिससे उनकी एक ऑब्लिगेशन कम हो गई, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई और सरकार को भी क्या मिल गया, टैक्स से रेवेन्यू मिल गया, टैक्स उनको कर से भी आय हो गई। तो बहुत से लोग जो कि टैक्स कभी भरते नहीं थे, टैक्स की चोरी करते थे, ऐसे लोगों ने भी अपने इनकम को यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो बैंक में जमा भी नहीं कर सकते थे, बैंक में भी एक लिमिट थी जमा करने की डेली की, उससे ज़्यादा वो बैंक में नहीं जमा कर सकते थे। और ये डर से कि नई करेंसी आ जाएगी तो उन्होंने हम अपनी ओल्ड करेंसी को यूज़ करने के लिए टैक्स भरना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक एडवांटेज था, एक लाभ था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ और क्या एडवांटेज हुआ, क्या बेनिफिट हुआ डिमोनेटाइजेशन का। तो नेक्स्ट बेनिफिट ये हुआ कि जो टेररिज्म होता है, गैम्बलिंग होती है और जो अदर इलीगल एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि स्मगलिंग वगैरह, इन सब में क्या हो गई, कमी आ गई। थोड़े समय के लिए ये सब स्टॉप हो गया। थोड़े समय के लिए स्टॉप इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर भी फंड्स लगते हैं। टेररिज्म, स्मगलिंग वगैरह अगर जब करते हैं तो उसके अंदर भी क्या चाहिए रहते हैं, फंड्स चाहिए रहते हैं। तो वो जो फंडिंग थी, जो फंड्स थे, वो आना बंद हो गए क्योंकि करेंसी तो स्टॉप हो चुकी थी। तो उस नई करेंसी जो थी, वो नई करेंसी इतने अच्छे से मार्केट में नहीं आई थी, उसकी सप्लाई अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे नई करेंसी को छपने में टाइम लगता है, मार्केट में आने में समय लगता है। तो ऐसे केस में जो फंडिंग थी टेररिज्म के अंदर, वो थोड़े समय के लिए होल्ड पे आ गई। नेक्स्ट जो एडवांटेज हुआ वो ये हुआ कि एक बैंकिंग हैबिट लोगों के अंदर डेवलप हो गई, जनरेट हो गई। बैंकिंग हैबिट का मतलब होता है बैंक में पैसा जमा करना, सेव करना बैंक में जाके। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने घर में ही पैसों को संभाल के रखते हैं, सेव करके रखते हैं। और कई लोगों में बैंकिंग हैबिट नहीं होती है कि अकाउंट खुलवाए और सेव करे मनी। बट जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जिनके पास भी अच्छा खासा अमाउंट रहता था, उन लोगों ने उसको बैंक में जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो करेंसी आगे जो है कोई काम में नहीं आने वाली थी। तो ऐसे में लोगों में एक बैंकिंग हैबिट जनरेट हुई और बैंक के बैलेंस में भी क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज़ हुआ। और अब हम एक और देखते हैं एडवांटेज। इससे क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन से इट हेल्प गवर्नमेंट इन ट्रैकिंग ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को ट्रैक करने में गवर्नमेंट को मदद मिली। ब्लैक मनी क्या होता है, एक ऐसी इनकम सोर्स जिसका रिकॉर्ड टैक्स डिपार्टमेंट के पास ना हो या इनकम टैक्स के पास ना हो, मतलब इल्लीगल तरीके से कमाई गई इनकम को हम ब्लैक मनी बोलते हैं। तो जो ब्लैक मनी है, जो लोगों के पास काला धन था छुपाया हुआ, वो सब क्या होने लग गया, बाहर आने लग गया। और लोगों ने उस धन को जो है या तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा, फिर भी जो काला धन होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में काला धन था, वो अपने पैसों को जो है बैंक में जमा भी नहीं कर पाए और इसके कारण उनको अपने पैसों को क्या करना पड़ा, कुछ लोगों ने उन पैसों को सड़कों फेंक दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो जो काला धन है जिनके, वो भी बाहर आने लगा और वो काला धन भी अब कोई काम का नहीं रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट।
नेक्स्ट एडवांटेज जो हुआ वो ये हुआ कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से नगद रहित अर्थव्यवस्था बनने लगी। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमने एक कदम बढ़ाया। इसके अंदर जो है कैशलेस इकोनॉमी मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना, ई ट्रांजैक्शंस का ज़्यादा होना। ठीक है, ई ट्रांजैक्शंस का ज़्यादा होना, इससे क्या होता है, जब ई ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं तो करप्शन अपने आप कम हो जाता है। तो हमारा जो है, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी ई ट्रांजैक्शन नहीं करा था। इस समय ऐसे लोगों ने ई ट्रांजैक्शन पर ध्यान देना शुरू करा। उन्होंने भी जो है इंटरनेट के ज़रिए पैसों को ट्रांसफ़र करना और नई चीज़ों को सीखा, और हमारी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक कदम। डिमोनेटाइजेशन हेल्प्ड इन द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बिकॉज मैनी पीपल हु हैड a lot of money, they in order to use that money started investing on social welfare to gain some popularity and goodwill from the society, and plus tax revenue also increased for the government, and thus that revenue is used by the government on the social welfare. ठीक है, टैक्स जो कर में जो कर आय थी वो जो उसमें वृद्धि हुई, उससे सरकार ने क्या करा, कर में वृद्धि होने के कारण गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास अच्छा खासा फंड इकट्ठा हुआ, जो कि बाद में जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से उनमें यूज़ किया गया। और लोगों ने भी, जिनके पास अच्छा खासा मनी था जो कि बैंक में नहीं जमा किया जा सकता था, तो कुछ अच्छे लोगों ने उन पैसों का जो है अच्छे कल्याणकारी कार्यों में क्या करा, काम करा, और उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करा। नाउ वी विल सी सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण के कुछ जो नकारात्मक प्रभाव है वो अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है कि ब्लैक मनी इन्वेस्टेड इन द प्रॉपर्टीज़ और रियल इस्टेट कुड नॉट बी ट्रैक्ड थ्रू डिमोनेटाइजेशन। संपत्तियों या रियल इस्टेट में जो निवेश किए गए काले धन थे, उसकी जो ट्रैकिंग है, उसका पता लगाना जो है वो मुमकिन नहीं था गवर्नमेंट के लिए। मतलब आपने देखा होगा, जो भी काला धन होता है, जो भ्रष्टाचार से लोग कमाते हैं, वो पैसे खूब सारे तो लोग जो है दबा दबा के रख लेते थे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घर के जो फर्श था, फर्श खोद कर उसके अंदर पैसे छुपा रखे थे, ऊपर से उस पर कारपेट डाल रखा था। तो जो जिनके पास करेंसी के रूप में, नोट के रूप में पैसा छुपा हुआ था, वो तो निकल गया और वो कोई काम का भी नहीं रहा। बट जिन लोगों ने अपने जो है काले धन को दूसरी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रखा था, जैसे कि मान लीजिए किसी ने जो है प्लॉट ले रखे थे, लैंड ले रखे थे, किसी ने जो है बिल्डिंग्स खरीद रखी थी, किसी ने जो है गोल्ड खरीद रखा था। तो जहाँ ऐसी प्रॉपर्टीज़ में जहाँ लोगों ने इन्वेस्ट करा था अपने काले धन को, ब्लैक मनी को, वो जो है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डिमोनेटाइजेशन का उसका जो है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गोल्ड अभी भी उनके लिए काम का था, और उनने जो प्लॉट ले रखा था वो भी अभी भी उनके लिए काम का है। विमुद्रीकरण का जो रियल इस्टेट में पैसा लगाया गया था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर दूसरा जो डिसएडवांटेज वो ये था कि जो न्यू नोट्स थे, उनका जो न्यू नोट्स निकले थे वो बहुत धीरे मार्केट में आ रहे थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया न्यू नोट्स को प्रिंट करने में समय लगता है, तो उनकी जो सप्लाई थी वो इनएडिक्वेट थी। तो ऐसे में जो रोज़मर्रा के जो बजट लोग बनाते थे, बिज़नेस अपना बजट बनाता था कि उनको कितना पैसा जो है इन्वेस्ट करना है, कितने पैसों की ज़रूरत है, कहाँ कितना खर्च करना है, ये सारे बजट जो है ये लोगों का गड़बड़ा गया। थर्ड डिसएडवांटेज ये था कि जो न्यू करेंसी है वो एक तरह से गवर्नमेंट के लिए प्रिंट करना कॉस्टली साबित होती है, क्योंकि आपको बता दूं, पुराने नोट्स को डिस्ट्रॉय करना और नए नोट्स को अगर आप प्रिंट करते हैं तो उसमें पैसा लगता है जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो यहाँ गवर्नमेंट को क्या हुआ है, अच्छा खासा एक्सपेंडिचर हुआ है, कॉस्टली पड़ा है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये हुआ कि टूरिज़्म इंडस्ट्री पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा। देयर इज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन टूरिज़्म इंडस्ट्री बिकॉज मैनी टूरिस्ट ऐसे थे जिन्होंने प्री बुकिंग की हुई होती है। लाइक अगर विदेश से बहुत से लोग इंडिया में आते हैं तो उनकी प्री बुकिंग होती है,
वो पहले से बुक कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों ने अपने जो थे टूर वो कैंसिल कर दिए, क्योंकि उनको यही डाउट था कि करेंसी अगर डिमोनेटाइज हो गई है तो उनको यहाँ करेंसी एक्सचेंज में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री पे अफेक्ट पड़ा। टूरिज़्म थोड़ा सा जो है वो गिर गया थोड़े समय के लिए। दूसरा ये था, जो ऑलरेडी टूरिस्ट इंडिया में थे उन लोगों को भी करेंसी एक्सचेंज में काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ी। लास्ट डिसएडवांटेज हम देखते हैं, तो लास्ट डिसएडवांटेज ये हुआ कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो गई, कर दर कम हो गई। आपको मैं बता दूं जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी ये होता है कि आपके जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं, तो जो हमारे इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको जब उसको बेचा जाएगा तो उससे जो आपको इनकम होगी, वो रेवेन्यू जो आपको टोटल प्रोडक्शन से होगा हमारे इंडिया के अंदर, उसको हम जीडीपी बोलते हैं एक तरह से। अगर आपका जीडीपी ज़्यादा है, मतलब आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन है मीन्स आप ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन है मतलब गवर्नमेंट को क्या मिलेगी, ज़्यादा इनकम मिलेगी। सो अगर आपका ज़्यादा प्रोडक्शन है दैट मीन्स मोर एक्सपोर्ट एंड मोर इनकम टू द गवर्नमेंट। नेशनल इनकम में क्या होती है, वहाँ इंक्रीमेंट होता है। तो कोई भी कंट्री का अगर जीडीपी अच्छा हुआ तो वो एक तरह से जीडीपी इज़ द इंडिकेटर ऑफ द नेशनल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, वो बताता है कि कोई भी कंट्री कितनी अच्छी प्रॉस्पर है। अगर जीडीपी रेट हाई होती मतलब कंट्री ज़्यादा अच्छी प्रॉस्पर है, अगर जीडीपी रेट लो है मतलब कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है वो कम है। तो जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, वो भी इन्वेस्ट करने से पहले कंट्री की जीडीपी रेट देखते हैं और जीडीपी रेट देख के ही इन्वेस्ट करना मांगते हैं। तो यहाँ जीडीपी रेट में क्या हो गई, कमी आ गई, बिकॉज इंडस्ट्रीज़, बिजनेस सब क्या हो चुके थे, रुक चुके थे, सब एक होल्ड पे आ चुके थे। डिमोनेटाइजेशन होने के कारण जो है कोई भी जो है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था, ज़्यादा पैसा नहीं। अगर उनको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, थोक में रॉ मटेरियल चाहिए, तो इंडस्ट्री भी थोक में रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि वो इकट्ठा अगर पेमेंट दे भी देती तो सामने वाला इकट्ठा इतना पेमेंट नहीं लेता, क्योंकि करेंसी चेंज होने वाली थी। तो वो इतना सारा पैसा क्यों अटकाएगा, जब वो बैंक में जमा होने में मुश्किल आ रही थी। उस समय पैसों की इतने लोगों की भीड़ लग रही थी बैंक में कि यहाँ पे वहाँ पे नंबर आना मुश्किल हो पा रहा था बैंक के अंदर। तो यहाँ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए यहाँ पे जीडीपी रेट गिर गई, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या हुआ, थोड़ा सा नुकसान हुआ।